एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा शिक्षा पढ़ अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है। मनुष्य के चरित्र गठन में जो एक चीज सर्वाधिक महत्व रखती है वो है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा है क्या? क्या किसी परीक्षा में अव्वल आना या फिर बैचलर्स और मास्टर्स की कुछ डिग्री होना अधिक शिक्षित होने का प्रमाण देता है? या कोट टाई पहनकर अंग्रेजी में बोल लेने से और बैंक बैलेंस होने से कोई अधिक शिक्षित कहलाएगा? अगर कोई विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आया है लेकिन वो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देता, नशा करता है, स्त्रियों का अपमान करता है, तो क्या आप उसको शिक्षित कह सकते हो? या फिर अगर इसके विपरीत बात करें तो क्या बैंक का फॉर्म भरते समय गलतियां करना या फिर अपने देश या राज्यों की छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी ना होना इस बात को दर्शाता है कि आप अशिक्षित हो? इस शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लेना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य की और देश की मेरुदंड होती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन वर्तमान में ये निर्बल पड़ी हुई है। हमें सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा की आवश्यकता ही क्यों है। क्या कारण है शिक्षा प्राप्त करने का? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर अच्छे से अच्छे जिलाधिकारी जैसे पदों को प्राप्त करने के लिए? नहीं, शिक्षा इतनी सीमित नहीं है। वो बस किताबों में फंस के नहीं रहती है। शिक्षा तो वो है जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करे, जीवन की कठिन से कठिन समस्या को भी सुलझाने की शक्ति प्रदान करे, बुद्धि का विकास करे, जो मन को नियंत्रण करना सिखाए, सोचने समझने और विवेक की शक्ति प्रदान करे या फिर तर्क की क्षमता प्रदान करे। ये शिक्षा हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही न केवल स्वयं के लिए बल्कि देश, समाज और मानवता के विकास का कारण होता है। ये जो शब्द शिक्षा है, ये एक संस्कृत शब्द सिख से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ पर किस ज्ञान की बात की जा रही है? क्या अगर किसी व्यक्ति को अपने देश के हर एक जिले का नाम याद है तो क्या वो ज्ञानी कहलाएगा? या अगर किसी को अपने देश के इतिहास की घटनाओं के बारे में ज्ञात नहीं है तो वो अज्ञानी कहलाएगा? हमें वास्तविक ज्ञान और जानकारी में अंतर पता होना चाहिए। जो व्यक्ति खूब सारी चीज़ों की जानकारी रखता है वो जानकार कहलाएगा, ना कि ज्ञानी, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो समझ प्रदान करता है, विवेक की शक्ति देता है, जीवन में शांति और खुशहाली लाता है। और शिक्षा से जानकारी और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं कहना भी गलत होगा, क्योंकि ज्ञान तो हर एक जीव के भीतर है, वो बस ढका हुआ है। जैसे जैसे हम नई चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वैसे ही वो आवरण हटते रहता है और ज्ञान प्रकट होने लगता है। कर्मयोग की किताब में स्वामी विवेकानंद इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तब न्यूटन ने अपने मन में ही उसके बारे में सोचा और ग्रेविटेशन के बारे में दुनिया को बताया। वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि न्यूटन के मन में ही था। अभी हमारी शिक्षा की हालत ऐसी हो चुकी है कि हम नौकरी से आगे कुछ देखते ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम स्वयं को एक ऐसी जगह खड़ा पाते हैं जिसके सामने दीवार होती है और हम खुद से पूछते हैं कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप में शिक्षा का महत्व देखें तो अगर शिक्षा हमारा चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रही है, ना ही उसको नौकरी के लायक बना पा रही है, ना ही वो उस शिक्षा से अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को सुलझा पा रहा है, और अगर उस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति समाज के काम नहीं आ रहा है, उल्टा हानि कर रहा है, तो उसको शिक्षा कहना ही छोड़ देना चाहिए। वो शिक्षा के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को कोस के कुछ नहीं होगा, हमें खुद इसके प्रति जागरूक होकर इसका प्रचार प्रसार करना होगा। उसकी हालत कुछ एक बीमार व्यक्ति की तरह है। जिस तरह एक बीमार व्यक्ति की आलोचना करने से, उसको कोसने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, उसी प्रकार इस एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ कोसने से या फिर सिर्फ इसकी आलोचना करने से ये ठीक नहीं हो जाएगा। अगर हमें करना ही है तो हमें इसकी प्रत्यालोचना करनी पड़ेगी। इससे ही उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब जरा शिक्षा को थोड़ा गहराई से समझाता हूँ। हम सब एट द एंड बंदरों से ही इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम सब में पशु प्रवृत्तियां होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें संसार के बारे में, खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जानने सीखने की चाह होने के कारण और जीवन को एक दिशा देने के लिए हमें एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां से हम इस संसार के बारे में जान सकें, खुद के बारे में जान सकें, एक समझदार और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति बने जो जीवन की हर चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सके, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थ कैसे अर्जित करें, सुख शांति से कैसे जीवन जिएं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इन सब चीजों को सीखने के लिए भेजा होता है, जिसको हम शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं। अब समस्या क्या हो रही है कि शिक्षा के नाम पर समाज ने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया है, वो ये कि जीवन का लक्ष्य है पैसे कमाओ, पैसों से ही सारे सुख हैं, फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, जो चाहो वो कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। इस मानसिकता के कारण ही शिक्षा का सिर्फ एक ही लक्ष्य हो गया है
वो है धन अर्जित करना। और अगर सब पर राज करना चाहते हो तो ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करो, तभी सब तुमसे छोटे होंगे, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और ब्ला ब्ला। अब इस मानसिकता के कारण ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का चरित्र इतना छोटा हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा कमा लेना चाहता है। फिर उसको समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से मतलब नहीं रहता। वो किसी के काम को बड़ा मानता है तो किसी के काम को बहुत छोटा, और साधारण काम कर रहे लोगों का अपमान करता है। और कई बार तो व्यक्ति अपने माँ बाप के प्रति भी सारे कर्तव्यों को भूल जाता है, जो हमें चारों ओर देखने को मिल रहा है। उसको बस अपनी संपत्ति से मतलब रह जाता है। ये स्वयं की आत्मा को पूजने के बदले धन को पूजने वालों के कारण ही देश में भ्रष्टाचार फैलता है। अब धन कमाना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अपने स्तर से गिर जाना, चोरी या किसी को ठग कर चरित्र से ऊपर धन को रखना, या शिक्षा का अर्थ केवल धन है, ये समझना सही नहीं है, ना ही खुद के लिए और ना ही समाज के लिए, क्योंकि ये दोनों का ही पतन का कारण बनता है। अब सवाल आता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम किन चीजों को शिक्षा में जोड़ सकते हैं जिस वजह से हम वास्तविक शिक्षा को प्राप्त कर सकें और छात्रों को, युवाओं को देश का एक मजबूत भविष्य बना सकें। इस संदर्भ में हमें सबसे पहले चाहिए कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, इंसानियत से भरे इंसान बने जिनके हृदय में प्रेम, करुणा और साहस हो। अब सवाल आता है चरित्र का निर्माण कैसे होगा। ये तब होगा जब बचपन से ही सही संस्कार पड़ेंगे। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े होने के बाद चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है, बस संकल्प चाहिए। यहाँ पर संस्कार शब्द को समझ लेना आवश्यक है। देखिए, हर समय हम पर संस्कार पड़ रहे हैं। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या फिर विचार करते हैं, हर एक गतिविधि हम पर एक संस्कार छोड़ के जाती है। कुछ संस्कार गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं और कुछ बहुत कम। जैसे अभी आपने ये वीडियो देखी, इसका भी एक संस्कार पड़ेगा, और अगर एक रील देखा तो उसका भी एक संस्कार पड़ेगा। अगर आप सकारात्मक चीजों को देखोगे, सोचोगे, तो आप पर सही संस्कार पड़ेंगे। वो छोटे छोटे संस्कार मिलकर ही एक कर्म करवाएंगे, और जब कोई कर्म बार बार रिपीट होगा तो एक आदत बनेगी, और उन आदतों से ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। अगर संस्कार सही होंगे तो सही आदत बनेगी, सही आदत से सही चरित्र का निर्माण होता है। वैसे ही अगर गलत संस्कार पड़े तो गलत आदत और फिर गलत चरित्र। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएं, उनकी प्रेरणादायक कहानियों के बारे में उनको सुनाएं, बच्चों को महान विचारों से भर दें, सभी तरह के विचार, खासकर आध्यात्मिक विचार। हम सबका स्वभाव है कि हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। हर एक व्यक्ति जाने अनजाने में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ही कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ें, तो सबसे पहले आपको अच्छे संस्कार अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप और परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। माँ बाप के संस्कार ही बच्चों पर पड़ते हैं। जैसे अपने जीवन से एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक बार एक दुकान वाले से मैंने कुछ सामान लिया और उसने मुझे गलती से ज्यादा पैसे लौटा दिए। मैं उनको लेकर अपनी माँ के पास गया और मैंने उनको खुश होकर सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक्स्ट्रा पैसे लौटा के आ, ये हमारे हक के नहीं है। इसके बाद से ही वो बात मेरे मन से कभी नहीं गई। मैं हमेशा ऐसा ही करता था। इस बात का मेरे ऊपर एक गहरा संस्कार पड़ा। सबका सम्मान करो, जाति धर्म में अंतर, पक्षपात ना करना, ये संस्कार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी माँ के ही मेरे ऊपर पड़े थे। ऐसे ही छोटे छोटे संस्कार मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। इसी कारण अच्छी संगत रखने को भी कहा गया है, क्योंकि दोस्तों के संस्कार भी हम पे पड़ते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है स्कूल, कॉलेज में या फिर घर में बच्चों को एक ही चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा आम का पेड़ बन सकता है तो सिर्फ इसलिए कि आपको अमरूद पसंद है, उसको जबरदस्ती अमरूद का पेड़ बनने में मजबूर ना करें। एक पौधे की तरह ही बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। चारों ओर अच्छा माहौल बना दें, अच्छे विचारों, संस्कारों और कहानियों की खाद डालें। कोई पौधे को क्षति ना पहुंचा दे, इसलिए उसकी रक्षा करते हुए उसको मुक्त छोड़ दें, वो स्वयं से विकास कर लेगा। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को हल्का सा स्पर्श करके उसको एक खूबसूरत सा आकार दे देता है, वैसे ही हमें भी बच्चों की सिर्फ सहायता मात्र करनी है। यहाँ पर एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब कोई बच्चा गलती करे तो उसके माँ बाप या फिर शिक्षक उसको उसकी गलती को दिखा के बार बार उसका अपमान ना करें। इसकी अपेक्षा उसको सही दिशा दें। ये कहना कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, गलत है। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी अगर उम्मीद दी जाए, उसके अच्छे गुणों की सराहना की जाए, तो वो विकास की ओर बढ़ने लगता है। हम सबको स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि परिवार में निम्न मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं स्त्रियों के साथ पक्षपात किया जाता है। यहाँ पर
पहली चीज़ तो ये आती है कि स्त्रियों में जो धैर्य और सीखने की क्षमता होती है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस घर में एक समझदार स्त्री होती है उस घर का हर एक सदस्य विकास करता है, लेकिन जो सिर्फ स्त्रियों को बच्चा पैदा करने का या फिर काम करने का यंत्र समझते हैं वो लोग अपनी इस निम्न मानसिकता के कारण अधोगति को प्राप्त होते हैं। कहा गया है कि अगर आपको पता करना है कि कोई राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा या फिर विनाश की ओर, तो आपको उस राष्ट्र की स्त्रियों की स्थिति देख लेनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजन्ते सर्वस्त फल क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार और उनको पूजा जाता है वहाँ तो देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनको पूजा नहीं जाता, उनका अपमान किया जाता है, वहाँ तो सभी कर्मों के फल ही निष्फल हो जाते हैं। एक जो चीज़ स्त्रियों की शिक्षा को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है वो ये कि स्त्रियां ही देश का भविष्य होती हैं। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? देखिए, किसी भी बच्चे में सबसे पहले उसकी माँ के ही संस्कार पड़ते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही संस्कार पड़ने लगते हैं। माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि स्त्रियों को किसी भी हालत में शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। उनका भी शिक्षा से मजबूत चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उनको भी अच्छे संस्कार विचार से भर देना चाहिए। शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास आएगा। हमारे भारतवर्ष में ऐसी मजबूत चरित्र वाली स्त्रियां हुई हैं जो किसी की गुलामी करने की अपेक्षा खुशी से स्वयं को आग में भस्म करना पसंद करती थी। स्त्रियों के भीतर त्याग की जो क्षमता होती है वो शायद ही हमें कहीं देखने को मिलती है। एक मजबूत चरित्र वाली माँ जो आत्मविश्वास और साहस से भरी हुई होती है, जो निर्भय होती है, जिसमें अच्छे गुण और संस्कार भरे हुए होते हैं, वही एक मजबूत चरित्र वाले बच्चे का निर्माण कर सकती है। छत्रपति शिवाजी के जीवन में उनकी माँ की बहुत ही अहम भूमिका थी। माँ ने ही उनको साहस, न्याय, धर्म, राष्ट्रभक्ति, स्त्री सम्मान सिखाया और उनके एक मजबूत चरित्र का निर्माण किया। इसलिए सर्वहित के लिए स्त्री शिक्षा अति आवश्यक है। अब अगर हम किसी से कहेंगे कि पैसों से अधिक महत्व चरित्र को दो या फिर संस्कार या फिर विचारों को दो, तो वो कहेगा क्यों दूं? इससे मेरा क्या लाभ? क्यों मैं धन को ना चुन के धर्म और कर्तव्य को चुनूं? इसके लिए हमें सत्य को, धर्म को शिक्षा में लाना पड़ेगा। शिक्षा धर्म के बिना अधूरी है, और ना सिर्फ अधूरी बल्कि मैं मानता हूँ कि खोखली है। और ये रिलीजन वाले धर्म की बात नहीं की जा रही है, ये वास्तविक धर्म वाले धर्म की बात की जा रही है। हमें वेदांत फिलॉसफी को शिक्षा में लाना पड़ेगा। अद्वैत वेदांत ही एकमात्र ऐसा वेदांत है जिससे मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। वेदांत छूत अछूत, जाति भेद या फिर धर्मों के भेद को पूरी तरह नकार देता है। वो सेल्फिश नहीं बनाता, वो तो वासुदेव कुटुंबकम जैसे विचारों का प्रचार करता है। यानी पूरा विश्व ही एक परिवार है। और ना सिर्फ वासुदेव कुटुंबकम, वो तो अद्वैत की बात करता है। यानी वो कहता है कि कोई भी हमसे अलग नहीं है। वेदांत के बारे में अच्छे से किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो जब मैं ये विचार रखता हूँ कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो मैं कैसे किसी से घृणा रख सकता हूँ? क्यों मैं अपने परिवार वालों को ही लूटना चाहूंगा? तब तो मेरा सबके प्रति प्रेम होगा और मैं सबकी सेवा करना चाहूंगा। वेदांत किसी को गिराने की बात नहीं करता, वो सबको ग्रो करने को कहता है। जिस तरह समुद्र की दो लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, उसी प्रकार हम सब भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। केवल अज्ञान के कारण ही समुद्र की दो लहरें लड़ रही हैं कि हम अलग हैं। जब उनको ये अनुभव हो जाएगा कि हम अलग नहीं हैं, बस फॉर्म का ही अंतर है, तो फिर कैसी नफरत की भावना। इस तरह की चीज़ों का प्रचार करता है वेदांत। अब सिर्फ मुँह से कह देना कि हम सब लोग एक परिवार हैं पर्याप्त नहीं है। हमें अभ्यास, अनुभव जैसी चीज़ों को शिक्षा में जोड़ना पड़ेगा। केवल किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रैक्टिकल करना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शिक्षा में ही हमें मन को नियंत्रण करना, एकाग्र करना और मन की शुद्धता भी शामिल करनी होगी, जिसको भी विस्तार से हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। इस शिक्षा को हमें हर एक जन जन तक पहुंचाना है। अगर कोई शिक्षा के पास नहीं आ सकता तो हमें शिक्षा को उसके पास लेकर जाना है। हमें इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। शिक्षा को जितना साधारण शब्दों में हो सके उतना साधारण बना लेना होगा। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको कानों से सिखाना होगा। ये हम लोगों का ही दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में रह के हम लोग इसके शास्त्रों से ही वंचित रह जाते हैं। नीति शतक में राजा भृतहरि कहते हैं, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या फिर प्रशंसा, लक्ष्मी आए या जहां उसकी मर्जी हो तो चले जाए, मृत्यु आ जाए या फिर 100 वर्ष बाद, धीर पुरुष तो वो है जो न्याय के पथ पे तनिक भी विचलित नहीं होता है। इस मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभी सबसे पहला काम है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें स्वयं को शिक्षित करना होगा।